हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के, आपके क्लास 12th के फिजिक्स के किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के इस सेकंड लेक्चर के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने सेल के बारे में पढ़ा, हमने बैटरी के बारे में पढ़ा, हमने विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा, और हमने और क्या पढ़ा था? हमने वैद्युत विभवांतर पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने? तो सर हमने आंतरिक सेल पढ़ा था, आंतरिक सेल का प्रतिरोध पढ़ा था, आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा था, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में हमने संबंध भी पढ़ा था। और सर हम संबंध भी पढ़ ही रहे थे कि आपने बोला था इसी संबंध के आगे से हम और चीज़ें बताएंगे। तो हमने संबंध में क्या पढ़ा था? हमने इन तीनों में संबंध पढ़ा था कि जो विद्युत वाहक बल होता है ये बराबर होता है टर्मिनल विभवांतर प्लस वैद्युत धारा प्लस आंतरिक प्रतिरोध के। ये क्या है सर? ये हमारा विद्युत वाहक बल यानी कि EMF। ये क्या है हमारा? ये हमारा टर्मिनल विभवांतर। और ये क्या है? ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध। ये हमने कल संबंध पढ़ा था, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब यहीं से हम चर्चाएं फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ये संबंध हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इस आंतरिक प्रतिरोध और इसमें जो हम संबंध निकाले हैं इसी के आधार पर हम आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करेंगे। अब आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखने के लिए तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है पहले ये आप लोग बताइए। सर जी यहाँ पे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो एक विधि होती है पक्षांतर करने की विधि। सर नाम सुना सुना लग रहा है। एक विधि क्या होती है? एक विधि होती है पक्षांतर करने की विधि। अगर वहाँ से हम लोग पक्षांतर करें तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर, पक्षांतर करने की विधि सर भूल गए हम लोग। यही आप लोग हिंदी मीडियम में है, किसी पद को इधर लेके आना उसी को पक्षांतर करना कहते हैं। चलिए, तो हम यहाँ से v को इधर लेते आते हैं तो E माइनस वी इजक्वल टू IR, क्योंकि यहाँ से मैं आंतरिक प्रतिरोध का मान बताना है ना। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, हमने बताया था। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बैटरी का वो हमने कल बताया था। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है हमने कल बताया था। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है ये हमने बताया था। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जाकर बोल दें अपने स्कूल में जहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं, वहाँ पे आप बोल दें आज से पहले आंतरिक प्रतिरोध के बारे में किसी ने नहीं सुना। आप बोल दो कि ये जो बैटरी है ना इसमें भी आंतरिक, ये जो सेल है सेल में आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। टीचर चेक किया, बोला हाँ आंतरिक प्रतिरोध तो है। तब पूछेगा आपसे अच्छा इस सेल में कितना आंतरिक प्रतिरोध है, उस सेल में कितना है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? अरे यार बराबर नहीं, बराबर तो नहीं हो सकती, ये सेल बड़ा है ये सेल छोटा है। तो आपको एक मैथमेटिकल वैल्यू पता होनी चाहिए, वही मैथमेटिकल वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग R को अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें आंतरिक प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। तो E माइनस वी अपॉन में I। यहाँ तक एक फॉर्मूला हम ये भी बना सकते हैं, लेकिन हम एक इजी फॉर्मूला बनाएंगे। I इक्वल टू क्या होता है सर जी? I इक्वल टू V बाई R, जहाँ पे R क्या है? बाह्य प्रतिरोध है। जो परिपथ में बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है वो है। अगर हम लोग कल का पिक्चर देखें तो कुछ ऐसा था, ये था R। पिक्चर भी बना देता हूँ नहीं तो आप लोग कहेंगे। फिर ये थी हमारी बैटरी, बैटरी में लगा हुआ था ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध, और उसके बाद से ये जाकर जुड़ा हुआ था, इसमें धारा I बह रही थी, बैटरी का विद्युत वाहक बल E था और इसका टर्मिनल जो विभवांतर था वो V था। चलिए फिगर भी बन गया हमारे पास। तो हमें पता है कि I इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। सही में सर, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। ओम का नियम याद आया? R को नीचे कर दीजिए तो I इक्वल टू V बाई R। अब यहाँ से हम I की वैल्यू रख देते हैं तो V बाई R। जैसे ये V बाई R जब होगा तो R ऊपर चला जाएगा। जी सर, और ये क्या हो जाएगा? E बाई V माइनस में V बाई V। V बाई V से सर V बाई V कट जाएगा, तब क्या आएगा सर जी? आएगा R इक्वल टू E बाई V माइनस में 1। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? R इक्वल टू E बाई V माइनस में 1। ये है हमारा आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सबसे सही फॉर्मूला। आंतरिक प्रतिरोध कैसे हम निकालेंगे? तो ये हमारा फॉर्मूला
खो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं। हमारा आंतरिक प्रतिरोध, कल ये हम संबंध निकाले थे, इस संबंध के आधार पर हम क्या निकाल रहे हैं, इस संबंध के आधार पर हम आंतरिक प्रतिरोध निकाल रहे हैं, क्योंकि कल के लेक्चर में यहाँ तक चीजें आधी रह गई थी क्योंकि टाइमिंग पूरा हो गया था। तो यहाँ से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ज्ञात किया, आंतरिक प्रतिरोध। अब सपोज कीजिए आपसे कोई बोल सकता है कि मान लीजिए कि कोई परिपथ है, कोई सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है और उसके परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R है, सेल का विद्युत वाहक बल V है, सेल का विद्युत वाहक बल E है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है। तो वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करो। V आपको नहीं दिया है, अगर V दे देता तो आप तो ओम के नियम से ही निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये चीजें, तीन चीजें दी हुई हैं और आप अब क्या ज्ञात कीजिए, आप वैद्युत परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। अरे सर अब कौन सा फॉर्मूला विकसित करें, मैंने बोला कुछ फॉर्मूला मत विकसित करो, फिर से इसी टॉपिक को उठाओ। सबने बोला सर कैसे, हमने बोला यही संबंध लेके आओ, जैसे हम ये निकाले हैं वैसे हम आई भी निकाल लेंगे। हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, आई पूछा है, कैसे सर होगा, तो मैंने बोला इसको उठाओ। हमने इसको उठाया तो E इक्वल टू V प्लस आई आर। अब V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो V की जगह पे हम रख देते हैं आई आर, क्योंकि यहाँ पे V तो हमें दिया नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या रख दें, आई आर। ये कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध, और R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहां से आप I कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा सर, R प्लस R। तो अगर हम बात करें धारा की, तो धारा क्या हो जाएगी, E बाई R प्लस R। अभी इसका प्रयोग हम करने वाले हैं, धारा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। अब इसका प्रयोग हम करने वाले हैं। तो देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और भरसक मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। तो अगर बात की जाए आपकी धारा की, तो धारा क्या हो जाएगा, किसी सेल का वैद्युत वाहक बल प्लस किसी सेल का वैद्युत वाहक बल बटे में किसी सेल का वैद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। ये क्या हो जाएगा, ये सेल की जो वैद्युत धारा है उसके बराबर हो जाएगी, जो सेल की वैद्युत धारा है उसके बराबर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, ये तो कल की टॉपिक से रिलेटेड था। अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है सेलों का संयोजन। अरे सर अभी आपने संधारित्रों का संयोजन पढ़ाया, अभी आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया, अब सेलों का संयोजन। जी बिल्कुल अब सेलों का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे। और आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर हम कोई फंक्शन में जाते हैं या बचपन में, अगर आपको याद होगा, अगर आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए होंगे 8th 6th 7th में, तो हम छोटी छोटी बैटरियां खरीद कर लाते थे और उन बैटरियों को अगर आपस में जोड़ते थे तो कभी कभी धारा, लाइट बहुत तेज जलती थी, यानी कि धारा मतलब बहती थी, और कभी कभी नहीं जलती थी। हमारे जोड़ने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि हमें धारा कितनी मिलेगी। क्या सर जी कुछ ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा आपने देखा कि परिपथ में भी होता था जो बाह्य प्रतिरोध लगा होता था, और ऐसा सेल के ऊपर भी है। हम अब यहाँ पे देखेंगे सेलों के संयोजन में कि देखेंगे हम जब सेल को कभी श्रेणी क्रम में जोड़, कब हमें सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और कब समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। यहाँ से हम सेलों को जोड़ना सीखेंगे, कब हम सेल को श्रेणी में जोड़े और कब समांतर में जोड़े, यहाँ से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, जैसे ये टॉपिक हेडिंग लगा सेलों का संयोजन, पहला क्या आएगा, जैसा कि पहला सब में रहता था श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, सर जी एक तार ले लीजिए उसमें सेल जोड़ते जाइए, एक तार ले लीजिए उसमें सेल को जोड़ते जाइए। तो हम यहाँ पे 3 सेल ले लेते हैं, 3 सेल यहाँ पर ले लेते हैं, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक, यहीं पे लिखते हैं ना, प्रत्येक N सेल हमने मान लीजिए लिए हैं, ठीक है। मान लीजिए N सेल, डैश कर लीजिए N सेलों को जोड़िए, ठीक है। हम प्रत्येक सेल, प्रत्येक E विद्युत वाहक बल
वाले n सेलों को जोड़ने पर, n सेलों को जोड़ने पर धारा। अब भाई देखिए क्या बोला यहाँ पे, ई विद्युत वाहक बल वाले विद्युत वाहक बल, यहाँ पे तथा कर लीजिएगा, तथा आर आंतरिक प्रतिरोध, आर आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि इसमें जितने भी सेल हैं इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इनका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आर है। तो ई विद्युत वाहक बल वाले, ई विद्युत वाहक बल वाले और आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेलों को हम आपस में जोड़ते हैं तो धारा क्या होगी, जोड़ने पर धारा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्योंकि ये किसमें श्रेणी क्रम में है तो विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ जाएंगे, तो कुल विद्युत वाहक बल, कुल एन सेलों के कुल ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा सर जी, ई है एक का और एन जोड़े हैं तो एन ई हो जाएगा, ई प्लस ई एन बार करेंगे क्या हो जाएगा, एन ई। बहुत बढ़िया। और एन सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा सर जी, वही है एन आर हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। अब इन सेलों का संयोजन, जब हमने सेल का संयोजन किया है, एन सेल यहां तक हमने जोड़े हैं तो हमारा तो कोई उद्देश्य होगा ना, शादी में लाइट जलानी होगी, जैसा कि 3 इडियट मूवी में क्या करता है, सेलों को आपस में, हाँ सबसे बढ़िया देखिए एग्जांपल आया वहां पे, अगर आपने देखा होगा तो वो सेल को जोड़ता है। 3 इडियट मूवी में जो रेंचो है, जब उसकी जो साइलेंसर था, वायरस, प्रिंसिपल का नाम क्या था, वायरस, जब वायरस की बेटी की डिलीवरी होने जाता है तो लाइट कटा रहता है, शहर में बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे वो सारे बैटरी को जोड़ के जो वैक्यूम कूलर बनाता है जो बच्चा खींचने के लिए, उसे वो बिजली के अपने इन्वर्टर के थ्रू जोड़ता है, तो उसके लिए वो बैटरी का यानी कि बैटरियों का यूज करता है, सेलों का यूज करता है। तो हम जब सेल को जोड़ रहे हैं आपस में तो हमारा कोई उद्देश्य होगा, जी सर बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य है, हमारा कोई उद्देश्य यही है, कोई बाहरी उद्देश्य, यानी कि किसी प्रतिरोध को, किसी बाहर के प्रतिरोध को धारा देना। देख लीजिए इसमें हमारा प्रतिरोध क्या हो गया, इसमें हमारा उद्देश्य है आर को धारा देना। ठीक है, तो एन सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, और बाह्य सेल, बाह्य प्रतिरोध कितना है, आर, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, या हम यहां पे लिखे तब भी ठीक है, या डायरेक्ट नीचे लिख दे तब भी, यहां पे लिख दे रहे हैं कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा सर, कुल प्रतिरोध हो जाएगा एन आर प्लस आर, एन आर यहाँ पे आर प्लस एन आर, ये छोटा है ना, छोटा है, स्मॉल आर लिखते हैं ना इसको, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला सर जी, आई इक्वल टू हमने पढ़ा था ई अपॉन में आर प्लस आर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सर जी आर की वैल्यू एन आर है, कुल प्रतिरोध एन आर है, और विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या है, ई है। इतनी धारा हमें मिलेगी सर, इतनी धारा तो हमें मिलेगी, लेकिन आपने इससे पहले कहा था कि हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें कब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और कब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ये तो आपने बताया ही नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा थोड़ा सब्र कीजिए, बता रहा हूं। अब इसको देखिए, यहीं से बताऊंगा मैं, कोई अंतर्यामी थोड़ी ना करूंगा। देखिए फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, अगर किसी भी चीज को प्रूफ कर दिया जाए वो साइंस हो गई, किसी चीज को प्रूफ न किया जाए वो क्या हो गई, जो हमारे साधु संत जिस पे विश्वास करते हैं, ठीक है, तो अगर हम प्रूफ कर दें तो वो साइंस हो गया। नहीं प्रूफ कर पाते हैं जिस चीज को, मतलब जैसे हम ईश्वर की बात करते हैं तो साइंस ईश्वर को कहता है हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं। क्यों हम मानते हैं, क्योंकि हमारा उस पर विश्वास है, हमें दृढ़ निश्चय है कि मतलब ईश्वर होते हैं, लेकिन साइंस नहीं पता, क्योंकि साइंस को प्रूफ चाहिए। तो जो चीज़ प्रूफ हो गई वही तो साइंस है, तो हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे सोचिए अगर आप लोग कि अगर जो आर हो वो बहुत कम हो, आर बहुत कम हो एन आर के मुकाबले, अगर आर कम हो एन आर के मुकाबले, क्या हो आर, फिर से बोलिएगा, आर क्या हो, बहुत कम हो एन आर के मुकाबले,
मतलब एन आर बहुत बड़ा हो आर से, तब उस स्थिति में क्या होगी, केस 1 आपके सामने लिख रहा हूं। इस स्थिति में क्या होगी सर, ये एन आर में आर जोड़ने से कोई मतलब आएगा नहीं, तो वो एन आर के ही बराबर होगी। तो एन ई अपॉन में एन आर ई बाई आर। ये ई बाई आर क्या है सर, अब आप किसी एक सेल से अगर इसको प्रतिरोध देते हैं, अगर आप किसी एक सेल से भी इसको प्रतिरोध देते हैं, अगर आप किसी एक सेल से भी इसको प्रतिरोध देते हैं, यहां पे आप आर कर लीजिए, एन आर नहीं, यदि आर बहुत कम हो, स्मॉल आर, अगर जो आर बहुत कम है इसके मुकाबले, मतलब आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है, आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है और बाह्य प्रतिरोध छोटा है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा है और बाह्य प्रतिरोध बहुत छोटा है, तो ये क्या आ गया, अगर हम एक सेल से धारा निकाले तो क्या आएगा, आई बराबर ई अपॉन में आर प्लस आर, और जब ये आर छोटा है, आर क्या है बड़ा है और ये कैपिटल आर छोटा है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, आई बराबर ई बटे आर। तो ये देखिए जितनी धारा एक सेल से मिल रही है, जितनी धारा एक सेल से यहां पर मिल रही है, उतने ही धारा एन सेल को भी जोड़ने पे मिल रही है। कोई फायदा है, मतलब एक सेल जितना काम कर रहा है एन सेल को भी जोड़ दें तब भी उतना ही काम कर रहा है, तो कोई फायदा है यहां पर, सर जी यहां पर तो कोई फायदा ही नहीं है, यहां पर तो कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अब हम लोग केस 2 देख लेते हैं। अरे भाई जब एक आदमी इतना काम कर रहा है और 10 आदमी मिलकर इतना ही काम कर रहे हैं, तो हम एक ही आदमी से करवाएंगे ना, 9 आदमी का पैसा तो हमारा बच जाएगा। अब दूसरा केस देख लीजिए, अब केस 2 पे हम चर्चा कर लेते हैं। केस 2 में हम कहते हैं आर जो है, अरे यार इस आर की बात नहीं करते, ये आर कम है ना, वो आर तो बड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आर बहुत बड़ा है, आर बड़ा है, किसके मुकाबले आर बड़ा है, यानी कि जो आर है कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोधी, ये बड़ा है आंतरिक प्रतिरोध से। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो एन आर प्लस आर होगा, इस स्थिति में क्या होगा कि जो एन आर प्लस आर होगा, जो आर प्लस एन आर होगा, ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। जैसे अगर यहां पे देखिए आपसे अगर हम पूछें कि ये बताइए कि 1333 में अगर हम 0.0005 जोड़े तो ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 1333 के ही बराबर होगा लगभग, और 0 0 जो जाएगा मतलब ये लगभग इसी के बराबर होगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं और वही चीज हमने यहाँ पे भी किया, तो यहाँ पर भी आर के बराबर होगा, तब चीजें क्या आ जाएंगी सर जी, आ जाएगा आई बराबर एन ई अपॉन में आर, एन ई अपॉन में आर। और इसी कंडीशन में अगर हम एक सेल से निकालें तब हमें क्या मिल रही है, अगर सर हम एक सेल से निकालें जब आर क्या है बहुत छोटा है और कैपिटल आर बड़ा है, तो इस कंडीशन में सर हमें मिल रही है जो आई है वो आई है ई बाई आर। तो यहां पर हमने देखा कि ये तो एक सेल का है और ये एन सेल का है, यानी कि यहाँ पे एन सेल एन के बराबर दे रहा है, मतलब एक सेल जितना काम कर रहा था उतना ही कर रहा है और 10 सेल मिलकर उस काम को 10 गुना कर दे रहे हैं। तो ये वाला प्रॉफिट केस है और ये वाला क्या है, नुकसान का केस है। अब इसी को हम लोग लिखते हैं, यही कंडीशन है बच्चों, इसी को हम लोग लिखेंगे, यही क्या है, यही हमारी कंडीशन है। ये आपको समझाना था हमारा लक्ष्य, कि आप ये नहीं कह देंगे कि कैसे करना। अब इसको आप ऐसे पेपर में लिख के नहीं दिखाए, प्रूफ करने को बोलेगा तो दिखाएंगे, नहीं तो पूछता है बस आपसे ऐसे कि सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं। तो सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं बताइए, जब आंतरिक प्रतिरोध आर, जब सेल का यहां पे लिख लीजिएगा, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर की तुलना में बहुत कम हो तब सेल को किसमें जोड़ते हैं, तब सेल को श्रेणी क्रम में
जोड़ते हैं। पता चला कब जोड़ते हैं? जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना से बहुत कम होगा तब जोड़ेंगे। तब जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे? जब ये जो R है ये बहुत कम है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। कब, किस में जोड़ेंगे? तब सर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तब किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिएगा और इसको पॉज करके लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम इसको जोड़ेंगे किस में? इसको नहीं रेज करेंगे हम, क्योंकि फिर इसको लिखना पड़ेगा, बार बार हमारा मार्कर का यूज़ होगा। अभी हम समांतर क्रम लिखेंगे तो समांतर क्रम में भी वही चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो हम वहाँ पे इरेज कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अब हम सेल को किस में जोड़ रहे हैं? अब हम सर सेल को जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में। अब हम किसको जोड़ रहे हैं? अब हम सेल को जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में। ठीक है, सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सेल का समांतर क्रम में संयोजन। अब समांतर क्रम में संयोजन का मतलब सर दो बिंदुओं के बीच होता है। तो यहां पे एक सेल जुट गया जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है और विद्युत वाहक बल E है, और सबका, क्योंकि अब समांतर प्रतिरोध है, ऐसे ही N प्रतिरोध हमने जोड़ दिए। अब ये समांतर क्रम में है तो विद्युत वाहक बल तो सर जी रहने से लगा, ऐसे ही जोड़ते जाइए आप। तो ऐसे ही N हमने जोड़े, ऐसे ही हमने क्या जोड़े? N जोड़े, और इन दो बिंदुओं के बीच, विद्युत वाहक बल दो बिंदुओं के बीच होगा तो कितना होगा? E होगा। ठीक है, तो कुल फिर वही चीज लिख लेंगे। ठीक है, कि N ठीक है, कि मतलब E विद्युत वाहक बल वाले, E विद्युत वाहक बल तथा R प्रतिरोध वाले N सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सेल से प्राप्त संयोजन से प्राप्त धारा, यही चीज लिखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे तो तुल्य, यहाँ पे क्या हो जाएगी? कुल विभव N सेलों का कुल विद्युत वाहक बल यानी कि EMF कितना हो जाएगा? क्योंकि समांतर क्रम में है तो E के ही बराबर होगा। अच्छा सर, अब आपसे पूछे कि N सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? N सेलों का सर जी आंतरिक प्रतिरोध, तो सर जी इसको ले लेते हैं 1/, आंतरिक प्रतिरोध निकालना तो इसको हम R1 से डिनोट कर देते हैं, या इसको हम R' से डिनोट कर देते हैं। तो ये सर जी हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि ये समांतर क्रम में N तक, और इसको ऐड करने पे आ जाएगा सर जी, ऐड करने पे आ जाएगा N/R, ऐड करने पे आ जाएगा N/R। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट आंसर ही लिखे। तो I बराबर क्या हो जाएगा सर जी? I बराबर अब हो जाएगा E अपॉन में, और इस परिपथ का हमें जोड़ने का उद्देश्य क्या है? हमने इससे एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ना है ना, बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा है, बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा है। तो पूरा यहाँ पे R प्लस N/R, R प्लस N/R। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे R प्लस N/R कैसे हो गया? यहाँ पे तो 1/R1 है ना, तो R' हमें निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या? R'। तो यहाँ पे R' बराबर क्या आ जाएगा? R/N आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R/N। अब हम अगर इसको सॉल्व करें, तो चीज़ें क्या आ जाएंगी? यहाँ से LCM लेंगे तो NR और फिर N ऊपर चला जाएगा, तो NE अपॉन में NR प्लस R। बस यही हमें बनाना था। अब फिर हमसे पूछ रहा है, ये धारा इतनी मिलेगी हमें। अब फिर आप हमसे पूछेंगे सर आप बताइए कि अब समांतर को भी किस तरीके से जोड़ेंगे? समांतर क्रम को किस तरीके से हम जोड़े? सेल को कब समांतर क्रम में जोड़ेंगे? जैसे आपने बताया कि सेल को श्रेणी क्रम में तब जोड़ते हैं जब आंतरिक प्रतिरोध जो है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो? आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम हो। ठीक है सर, ये तो हम समझ में आ गया। अब ये बताइए इसको कब जोड़ेंगे? तो इसको भी हम लोग यहां से चेक करेंगे। केस 1 लेते हैं। केस 1 कहां पे लें? इस बार केस 1 यहां पे लेते हैं। ठीक है, केस 1 लेते हैं हम लोग। केस 1 जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि केस 1 में हम लोग लेते हैं कि जो बाह्य प्रतिरोध है ये बड़ा है, नहीं पहले आंतरिक प्रतिरोध को बड़ा ले लेना, सॉरी पहले बाह्य प्रतिरोध जो बहुत बड़ा है और आंतरिक प्रतिरोध छोटा है। तो इस स्थिति में जो ये NR जो R है वो NR के बराबर हो जाएगा। R की कोई वैल्यू ही नहीं है, NR ही रह जाएगा। तो NE क्योंकि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा स्थिति होगा तो NR प्लस R जो होगा ये NR के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NR कट के यहाँ पे I है ना, I इक्वल टू E/R।
फर्स्ट केस में हमें ये मिला। अब ये बताइए अगर हम एक सेल से भी निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे उसमें देख रहे थे यही आएगा। तो ये बताइए हम मूर्ख थोड़ी ना है, हम मूर्ख थोड़ी ना है कि हमें जितनी धारा एक सेल से मिल रही है यहाँ पर हम n सेल को जोड़कर उतनी ही धारा प्राप्त करेंगे। तो हम केस 2 चेक कर लेते हैं। केस 2 क्या चेक कर ले सर, केस 2 चेक कर लीजिए भाई। केस 2 में क्या करें सर, केस 2 में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बाह्य प्रतिरोध था बड़ा था, अब हम कहते हैं कि बाह्य प्रतिरोध बहुत ही कम है और आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही बड़ा है। तो इस स्थिति में जो NR प्लस R है ये स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। तो जो I आपको मिलेगी क्या मिलेगी सर, NE अपॉन में R। तो यानी कि n सेल की क्या हुई, n गुनी हो गई। एक सेल से कितना मिलता, इतना मिलता E/R, और n सेल से मिल रहा है NE/R। तो यहां से हमें देखने से क्या मिला, यहां से हमें देखने से क्या मिला कि समांतर क्रम में जोड़ने पे हमें प्रॉफिट तब है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो। तो लिखेंगे यहां पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो, तब सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं, तब सेलों को किसमें जोड़ते हैं, तब सेलों को समांतर क्रम में। देखिए दोनों चीजों को नोट कर लीजिएगा। इसको कब जोड़ेंगे, जब R जो हमारा स्मॉल r है बहुत बड़ा होगा बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। अब ये प्रश्न पूछा जाता है, एक बार फिर से आप लोगों को समरी करके बता दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को एक बार फिर से मतलब क्लियर करके बता देता हूं। सेल को श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे सर, सेल को श्रेणी क्रम में तब जोड़ेंगे जब जो आंतरिक प्रतिरोध हो वो बाह्य प्रतिरोध से बहुत ही कम हो। सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जब आंतरिक प्रतिरोध बड़ा हो, बाह्य प्रतिरोध छोटा हो। ठीक है। सेल को समांतर क्रम में कब जोड़ेंगे सर, सेल को समांतर क्रम में तब जोड़ेंगे जब आंतरिक प्रतिरोध जो हो बहुत बड़ा हो और बाह्य प्रतिरोध जो हो बहुत छोटा हो। ठीक है। अब एक आता है मिश्रित क्रम, उसका आपको ऐसे करने के लिए निकालने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि सेल को मिश्रित क्रम में कब जोड़ते हैं। मिश्रित क्रम, क्योंकि हर एक में देखेंगे आप 2 ही पढ़ते हैं, समांतर और श्रेणी, लेकिन इसमें मिश्रित क्रम जान लीजिए बस कि सेलों को मिश्रित क्रम में तब जोड़ते हैं जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है, तब सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सेलों को मिश्रित क्रम में कब जोड़ते हैं, तो जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो तब मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप लोग इसको पढ़ने के बाद से आप लोगों को पूछेगा ये बताइए अच्छा सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में कब करते हैं, तो सर सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में जब करते हैं जब जो बाह्य प्रतिरोध होता है वो बहुत बड़ा होता है और जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है। सबने बोला बहुत बढ़िया भैया। अब आपसे कोई पूछे समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं, सर सेलों को समांतर क्रम में तब जोड़ते हैं जब जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा हो और बाह्य प्रतिरोध बहुत छोटा हो। बहुत बढ़िया भैया। अब बताइए सेलों को मिश्रित क्रम में कब जोड़ते हैं, तो सर जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है तो सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। बस बच्चों यहीं तक आपकी आज की क्लास थी। आज हमने सेलों के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी हमें जुड़ जाएं। और बच्चे ये क्लास जो आप लोगों को कराई जा रही है, बारी बारी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई जा रही है, समझिए, नहीं तो फिर आपको आगे चलकर समस्याएँ होंगी। यहाँ पर आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो रटनी पड़ी होगी, इतनी क्लियरिटी हम आपको देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं बच्चों। तो प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।